जरा सोचिए, एक इंसान एक बहुत ही सुरक्षित कमरे में बैठा है, बाहर कोई खतरा नहीं है, मौसम एकदम शांत है, वो पूरी तरह से महफूज है। फिर भी अचानक उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं और एक अजीब सी घबराहट उसे घेर लेती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता। बिल्कुल, दुश्मन उस कमरे के बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है। हाँ, मतलब वो अदृश्य आवाज जो लगातार कान में फुसफुसाती है कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। राइट। और आज की इस गहन चर्चा का जो कोर मिशन है वो इसी आवाज को समझना है। हाँ, आज हम जिस स्रोत का डीप डाइव कर रहे हैं उसका नाम है माइंड मास्टरी, द आर्किटेक्चर ऑफ थॉट कंट्रोल। और सच कहूं तो ये स्रोत शुरुआत में ही एक ऐसा बम फोड़ता है जो मतलब सोचने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि हमारी असली रुकावट ये दुनिया, इकोनॉमी या बाहरी परिस्थितियां नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा अपना दिमाग है। और ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब हम इंसान अक्सर ये मानकर चलते हैं ना कि हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, एक वफादार बॉडीगार्ड की तरह जो हमें बाहरी खतरों से बचा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन इस स्रोत के पन्नों में जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई छिपी हुई है वो पूरी तरह से अलग है। हमारा दिमाग हमें बचा नहीं रहा है, वो असल में हमें रोक रहा है। रोक रहा है। हाँ, वो सुरक्षा के नाम पर हमें हमारे कंफर्ट जोन की एक ऐसी जेल में कैद रखना चाहता है जिसकी दीवारें हमारे ही डरावने विचारों से बनी हैं। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है ना? और इसीलिए आज की इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का सिर्फ एक लाचार दर्शक या जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं बने रहने के बजाय उनका असली मालिक कैसे बन सकता है। एक मास्टर बन सकता है। सही कहा। यहाँ बात सिर्फ विचारों को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की नहीं हो रही है, हम बात करें एक मुकम्मल टेक ओवर की। टेक ओवर, ये शब्द सुनने में जितना पावरफुल लगता है, असल जिंदगी में मुझे लगता है ये उतना ही मुश्किल भी है। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तो उस मास्टरी तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि ये जो मशीन है, मतलब हमारा दिमाग, ये असल में काम कैसे करता है। स्रोत की शुरुआती हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ, पैटर्न्स वाला। बिल्कुल। इसके अनुसार हमारा दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस रैंडम हवा में से कुछ भी सोच लेती है। ये पूरी तरह से पैटर्न्स की एक बहुत ही एक जटिल प्रणाली पर चलता है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस में झांकना होगा। मतलब इंसान का दिमाग मूल रूप से एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। जो हमेशा पुराना डेटा जमा करती रहती है। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अतीत में कोई बड़ी विफलता मिली हो या रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो, या शायद उसने बचपन से ही अपनी तुलना दूसरों से की हो और खुद को हमेशा कमतर पाया हो। हाँ, तो दिमाग इन सभी बिखरे हुए नेगेटिव अनुभवों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है और एक बहुत ही मजबूत पैटर्न बना लेता है। और यहीं से जन्म होता है एक नई पहचान का, एक आइडेंटिटी का, जो हमेशा कहती है कि मैं काफी नहीं हूं या मैं इसके लायक नहीं हूं। बिल्कुल, मैं हमेशा फेल ही होती हूँ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान पूरी तरह से अनजाने में उसी के हिसाब से जीने लगता है। मतलब उसकी हर चॉइस, उसका हर फैसला उसी फिल्टर से गुजरता है। राइट। और स्रोत में एक जगह बहुत जोर देकर कहा गया है कि विचार यानी हमारे थॉट्स कभी भी फैक्ट्स नहीं होते, वे तथ्य नहीं है, वो सिर्फ पैटर्न्स हैं। हाँ, हमारा दिमाग केवल पुराने डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां करता है, वो कोई पक्का सबूत नहीं देता। अरे, इसे देखकर मुझे एक बहुत ही आम सी चीज याद आ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमारे स्मार्टफोन के उस खराब ऑटो करेक्ट की तरह है? ऑटो करेक्ट, ये तो बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? मतलब जैसे अगर हमने अपने फोन में बार बार कोई गलत स्पेलिंग टाइप की है, जल्दी में कोई शब्द गलत लिख दिया और सेव हो गया। हाँ, वो डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम सही शब्द भी टाइप करने की कोशिश करते हैं तो फोन का वो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट हमारे पुराने गलत डेटा को उठाता है और फ्यूचर के वाक्य को खुद ही पूरा करने लगता है। भले ही इस बार आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। एग्जैक्टली। वो गलत शब्द को ही सही मानकर हमारी स्क्रीन पर थोप देता है। तो क्या हमारा दिमाग भी ठीक यही नहीं कर रहा है? पुरानी विफलताओं के आधार पर किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही वो तू फेल होगा का एक खराब ऑटो करेक्ट लगा देता है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। और इस खराब ऑटो करेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या है? ये हमारी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से चूस लेता है। कैसे?
क्योंकि एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचा सके। हर नई स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो दिमाग शॉर्टकट लेता है। बिल्कुल, वो अतीत के डेटा का सहारा लेता है और तुरंत प्रिडिक्ट कर देता है कि ये काम भी खराब ही होगा। इसलिए अपने अंदर उठने वाले हर नेगेटिव विचार को एक परम सत्य मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो कोई देवीय भविष्यवाणी नहीं है? नहीं, वो सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक खराब ऑटो करेक्ट है। क्या बात है। तो अगर ये महज एक खराब ऑटो करेक्ट है तो सवाल ये उठता है कि हम इसे ठीक कैसे करें। मतलब जब दिमाग हमें डराता है तो हमारी सबसे पहली और नेचुरल प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उसे लड़ने लगते हैं। हाँ, हम बहस करने लगते हैं खुद से। बिल्कुल, जैसे अंदर से आवाज आती है कि तुम हार जाओगे, हम तुरंत अंदर ही कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सब ठीक होगा, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही उल्टी बात कहता है। इसके अनुसार विचारों से लड़ना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? लड़ना गलती कैसे हो सकती है? इसके पीछे साइकोलॉजी और हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत गहरा विज्ञान है। एक बहुत ही फेमस नियम है, What you resist persists। मतलब जिस चीज का हम विरोध करते हैं वो बनी रहती है, बल्कि वो और मजबूत हो जाती है। जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी नेगेटिव विचार से लड़ता है तो वो असल में क्या कर रहा होता है? शायद वो उस विचार को सच मान रहा होता है। एग्जैक्टली, वो उस विचार को एक असली खतरे के रूप में स्वीकार कर रहा होता है। हम खुद ही उस विचार को अहमियत दे रहे हैं। और तब दिमाग को लगता है कि कोई असली प्रॉब्लम आ गई है। राइट। जब हम लड़ते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरों को पहचानता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो पैनिक बटन दबा देता है। हाँ, उसे लगता है कि कोई असली फिजिकल खतरा सामने आ गया है और फिर वो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल छोड़ना शुरू कर देता है। अब वो विचार सिर्फ एक विचार नहीं रहा, वो एक शारीरिक अनुभव बन गया है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल, कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक गहरे दलदल में फंसा है, जिसे हम क्विक सैंड कहते हैं। तो वो जितना हाथ पैर मारेगा, वो दलदल उससे उतनी ही तेजी से नीचे खींचेगा। विचारों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जितना फाइट करेंगे, वो विचार उतना ही स्ट्रांग होकर आप पर हावी होता जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई। मतलब अगर लड़ना नुकसानदेह है तो क्या हमें विचारों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए, जैसे कि वे हैं ही नहीं, एक झूठी स्माइल पहनकर मान लें कि सब बढ़िया है? नहीं नहीं, वो तो खुद को धोखा देना होगा, जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है। रणनीति विचारों को दबाने की नहीं है। रणनीति ये है कि लड़ना बंद कर दें और बस उन्हें ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें मतलब बस देखें? हाँ, जब कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे एक राहगीर की तरह आते और जाते हुए देखें। इसका मतलब है विचार को महसूस करना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से इंसान के भीतर एक बहुत ही पावरफुल एहसास पैदा होता है कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इस विचार को देखने वाला हूं। यानी विचार और इंसान की अपनी चेतना के बीच एक गैप बन जाता है, एक दूरी बन जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन एक सेकंड, ये दूरी वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? अगर हम सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखेंगे और उनसे लड़ेंगे नहीं, तो क्या ये हार मानने जैसा नहीं है? मतलब अगर दिमाग लगातार कह रहा है कि कुछ मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, और हम बस शांति से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या हम पैसिव नहीं हो जाएंगे? ये तो एक तरह का सरेंडर लग रहा है। ये एक बहुत ही लाजमी और गहरा सवाल है, और यहीं पर ऑब्जर्व करने का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। विचारों को सिर्फ देखना हार मानना नहीं है, बल्कि ये उस बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकलना है जहां आपका अपना दिमाग आपको घसीटकर पीटना चाहता है। बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकलना? हाँ, जब कोई इंसान किसी विचार से लड़ता है तो वो असल में उस रिंग के अंदर होता है और मुक्के खा रहा होता है। सही बात है। लेकिन जब वो उसे सिर्फ ऑब्जर्व करता है तो वो रिंग से बाहर आकर दर्शक दीर्घा में बैठ जाता है। बिल्कुल। वो नेगेटिव विचार अभी भी रिंग के अंदर हवा में मुक्के मार रहा है, शोर मचा रहा है, लेकिन अब वो उस इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता। एग्जैक्टली। जब लड़ना बंद कर दिया जाता है तो उन नेगेटिव विचारों को हमारी प्रतिक्रिया से मिलने वाला जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो मिलना बंद हो जाता है। क्या बात है। और बिना फ्यूल के वो विचार खुद ब खुद कमजोर होकर गिरने लगते हैं। बिल्कुल। निष्क्रियता या हार तब होती है जब कोई व्यक्ति उन विचारों की बात मानकर अपने कदम पीछे खींच लेता है, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करना एक बहुत ही एक्टिव और सचेत अवस्था है।
और मुझे लगता है यहीं से इस चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि हमारी यात्रा सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारा मेन फोकस ये समझना है कि उस ऑब्जर्वर की स्टेज से निकलकर एक मास्टर कैसे बना जाए, विचारों का असली टेकओवर कैसे हो, क्योंकि सिर्फ दर्शक बने रहने से पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती। सही कहा। ऑब्जर्वर बनना तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, वो एक नींव है जो हमें विचारों के शोर से अलग करती है। लेकिन जो असली खेल है, जो असली मास्टरी है, वो इसके बाद शुरू होती है। और स्रोत में इस मास्टर बनने की प्रक्रिया को एक बहुत ही ठोस फ्रेमवर्क में समझाया गया है। ये बताता है कि नेगेटिव विचारों को सिर्फ दिमाग से हटाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग खालीपन को बर्दाश्त नहीं करता। उन विचारों को रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन किसी झूठी पॉजिटिविटी से नहीं, बल्कि कंट्रोल थिंकिंग से। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा वाले विचार को मैं सीख रहा हूं से रिप्लेस करना। बिल्कुल। और इस बदलाव के लिए इंसान की बिहेवियर की एक पूरी चेन को समझना जरूरी है। ये चेन है ट्रिगर, फिर विचार, फिर इमोशन और अंत में एक्शन। ट्रिगर, विचार, इमोशन, एक्शन। हाँ, ये चेन हमारे हर फैसले का बेस है। सबसे पहले बाहरी दुनिया में कुछ होता है जिसे ट्रिगर कहते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मिला, वो ट्रिगर हो गया। हाँ, तुरंत दिमाग पुराने पैटर्न्स के हिसाब से एक विचार पैदा करता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और इस विचार के आते ही शरीर में एक भावना जन्म लेती है, डर या एंग्जाइटी। एग्जैक्टली। और अंत में उस डर के आधार पर इंसान कोई एक्शन लेता है, जैसे काम को टालना या मना कर देना। और स्रोत का जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है, जो मास्टरी की असली चाबी है, वो ये है कि हम इस चेन के शुरुआती हिस्सों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ट्रिगर को नहीं रोक सकते, विचारों को भी नहीं रोक सकते। हाँ, और उस डर की भावना को भी तुरंत नहीं मिटा सकते। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर हम उस चेन के आखिरी हिस्से यानी एक्शन को बदल दें तो पूरा का पूरा सिस्टम उलट जाएगा। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो एक आम इंसान को एक मास्टर से अलग करता है। ये पूरी चेन हमेशा एक्शन पर जाकर खत्म होती है। अगर भावना डर की है लेकिन एक्शन हिम्मत का ले लिया जाए तो दिमाग के पास नया डेटा जाता है। बिल्कुल। और वो नया डेटा पिछले सारे पैटर्न्स को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब दिमाग अगर चीख चीख कर बोले कि मत कर, खतरा है, तो भी वो काम करना। दिमाग बोले कि तू फेल होगा, तो भी पूरी कोशिश करना। यही असली टेकओवर है। यही टेकओवर है। ये बस बैठकर तमाशा देखने जैसा नहीं है, बल्कि भयंकर शोर के बावजूद अपनी मर्जी का एक्शन लेना है। इसे समझने के लिए हम एक कार का उदाहरण ले सकते हैं। क्या ये स्थिति किसी मॉडर्न गाड़ी को बर्फ पर फिसलते समय मैनुअल ओवरराइड करने जैसी नहीं है? अरे वाह, ये एनालॉजी तो इस पूरे न्यूरोलॉजिकल बदलाव को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बर्फीली सड़क पर गाड़ी चला रहा है, अचानक गाड़ी बर्फ पर स्लिप होने लगती है, फिसलने लगती है। तो गाड़ी का जो कंप्यूटर है, जो कि हमारा अमिगडाला या डरने वाला दिमाग है, वो चिल्लाने लगता है, लाल अलार्म बजने लगते हैं। और उसका ऑटो पायलट घबराहट में गाड़ी को खाई की तरफ खींचने लगता है। बिल्कुल। अगर वो ड्राइवर उस कंप्यूटर की बात मान ले और डर के मारे स्टीयरिंग छोड़ दे तो एक्सीडेंट पक्का है। लेकिन एक अच्छा ड्राइवर क्या करता है? वो उस शोर के बीच भी मैनुअल ओवरराइड करता है। हाँ, वो स्टीयरिंग अपने हाथ में कसकर पकड़ता है। वो एक्शन लेता है जो सही है, न कि वो जो डरा हुआ कंप्यूटर उसे करने को कह रहा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जब कोई व्यक्ति बार बार ये मैनुअल ओवरराइड करता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण उसके दिमाग के न्यूरल पैटर्न्स ही बदल जाते हैं। मतलब दिमाग का हार्डवेयर ही बदल जाता है। एक तरह से हाँ, दिमाग को समझ आ जाता है कि पुराना ऑटो करेक्ट अब काम नहीं कर रहा है। कमजोर मानसिकता वाले लोग अलार्म सुनकर स्टीयरिंग छोड़ देते हैं। वो अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं। राइट। लेकिन जो मजबूत मानसिकता वाले मास्टर होते हैं, वे अलार्म सुनते हैं, उनके हाथ भी कांपते हैं, डर उन्हें भी लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक्शन लेते हैं। वे स्टीयरिंग नहीं छोड़ते। और स्रोत भी इस बात पे बहुत जोर देता है। वो कहता है कि असफलता के बाद फिर से खड़ा होना, यही असली पावर है। मास्टर वो नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता, या जिसके दिमाग में कभी नेगेटिव विचार नहीं आते। राइट। मास्टर वो है जो उन विचारों को अपने अंतिम फैसलों पर हावी नहीं होने देता। लेकिन यहाँ एक कैच है। एक बार आप मास्टर बन गए तो उस स्थिति को बनाए रखना एक अलग ही तरह की चुनौती है। वो क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। स्रोत स्पष्ट चेतावनी देता है कि एक खाली दिमाग हमेशा ओवरथिंकिंग का शिकार होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल।
एवोल्यूशन के हिसाब से इंसानी दिमाग प्रॉब्लम्स खोजने के लिए ही बना है, ताकि वो हमें जिंदा रख सके। अगर हम उसे सुलझाने के लिए कोई असली समस्या या लक्ष्य नहीं देंगे तो वो खुद से ख्याली पुलाव पकाने लगेगा, काल्पनिक समस्याएं पैदा कर देगा। एग्जैक्टली तो इस मशीन को शांत कैसे रखा जाए? इसका एकमात्र उपाय है एक बिजी माइंड, लेकिन ऐसा वैसा बिजी नहीं। एक ऐसा दिमाग जिसके पास एक स्पष्ट मिशन हो, एक पर्पस हो। हाँ, जब किसी इंसान के पास एक लक्ष्य होता है तो उसका फोकस समस्याओं को सुलझाने में लग जाता है, जबकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा नई समस्याएं पैदा करता है। जब सारा ध्यान किसी मिशन पर होता है तो वो जो छोटे मोटे नेगेटिव विचार है ना, वो बस बैकग्राउंड का शोर बनकर रह जाते हैं। राइट। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है यहाँ, ये फोकस और ये एक्शन लगातार हर दिन कैसे बनाए रखा जाए? मतलब इंसान हमेशा तो मोटिवेटेड फील नहीं कर सकता ना। कई बार ऐसा होता है कि बस बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने रखता है। मास्टरी या कंट्रोल कभी भी मोटिवेशन से नहीं आता। मोटिवेशन से नहीं आता। नहीं, मोटिवेशन तो एक भावना है जो मौसम की तरह बदलती रहती है, आज है कल नहीं है। असली कंट्रोल आता है अनुशासन से, डिसिप्लिन से। अच्छा। जब कोई व्यक्ति बिना मन के, बिना किसी मोटिवेशन के भी अपना डेली एक्शन लेता है, तब वो असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा होता है कि मास्टर मैं हूं, मेरे विचार या मेरी भावनाएं नहीं। ये बात ना इमोशनल स्ट्रेंथ की एक बिल्कुल नई परिभाषा तय कर देती है। अक्सर हम मानते हैं कि जो इंसान डरता नहीं है वो मजबूत है, लेकिन स्रोत कह रहा है कि असली इमोशनल स्ट्रेंथ ये है कि डर होने के बावजूद एक्शन लेना और खुद पर शक होने के बाद भी अपने काम को जारी रखना। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति लगातार बिना रुके इस डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो क्या होता है? तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा और परमानेंट बदलाव आता है। स्रोत ने से आइडेंटिटी शिफ्ट कहा है, यानी पहचान का पूरी तरह से बदल जाना। ये आइडेंटिटी शिफ्ट काम कैसे करता है? क्या ये रातों रात हो जाता है कि आज मैं लूजर हूं और कल मैं विनर बन गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है मैं कमजोर हूं, लेकिन लगातार एक्शन लेने के बाद वो खुद को ये साबित कर देता है और सोचने लगता है मैं सीख रहा हूं। शुरुआत में उसकी पहचान होती है मैं डरने वाला इंसान हूं, और फिर बार बार डर का सामना करने के बाद वो बन जाता है मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। एग्जैक्टली। और स्रोत का सबसे गहरा सच यही है, जब इंसान की पहचान बदलती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आज के इस पूरे सफर को अगर हम समेटना चाहें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी राहत की बात यह समझना है कि हमें नेगेटिव विचारों के पूरी तरह से खत्म होने का या दिमाग के एकदम शांत होने का इंतजार नहीं करना है। वो एक असंभव लक्ष्य है। हाँ, हमें बस उस बजते हुए अलार्म के बीच उन विचारों का मालिक बनना है, अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। एकदम सही कंक्लूजन। विचारों को इग्नोर करना या उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना उन्हें कमजोर बनाता है। उन पर अंधा विश्वास करना और उनसे लड़ना उन्हें मजबूत बनाता है। शक्ति हमेशा इंसान के अपने हाथ में होती है कि वो किस विचार को एक्शन में बदलकर उसे अपनी सच्चाई बनाना चाहता है। राइट। अंततः अपने विचारों पर कंट्रोल रखना ही अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, और अपने दिमाग का मास्टर बनना ही अपनी जिंदगी का मास्टर बनना है। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक हैं। स्रोत का वो आखिरी मैसेज बहुत ही दमदार है। वो कहता है कि जिस दिन किसी इंसान ने तय कर लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, उस दिन उसका खुद का दिमाग भी उसे रोक नहीं पाएगा। या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, वरना आपका दिमाग आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सच है जो हमें लगातार एक्शन लेने के लिए पुश करता है, क्योंकि मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस सफर है, एक जीवन भर चलने वाली प्रैक्टिस है। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा से हमने ये तो जान लिया कि हमें अपने विचारों का ऑब्जर्वर बनकर उनके पैटर्न को समझना है और फिर अपोजिट दिशा में एक्शन लेकर उनका मास्टर बनना है। लेकिन हमेशा की तरह खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिस पर आप अकेले में गहराई से सोच सकें। बताइए। हमने बात की कि असली ताकत डर लगते हुए भी एक्शन लेने में है, लेकिन सोचिए जरा, अगर कोई इंसान लगातार सालों तक अपने डरावने विचारों के बिल्कुल विपरीत एक्शन लेता रहे, तो क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण एक दिन ऐसा आता है जब दिमाग पूरी तरह से हार मान लेता है? मतलब क्या वो उस विशिष्ट चीज के लिए डर के सिग्नल भेजना हमेशा के लिए बंद कर देता है, या फिर क्या वो डर का सॉफ्टवेयर दिमाग में हमेशा इंस्टॉल रहता है, बस हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है जिसे हमेशा के लिए म्यूट करके रखना हमें आ जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? तो इस सवाल के साथ हम आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।
अपने विचारों को एक राहगीर की तरह आते जाते देखते रहिए और अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में मजबूती से थामे रखिए।